बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उर्दन इसराइल का हमसाया मुल्क है, जैसे कि लेबनान, मिस्र वगैरह हैं, और ये इन चंद ममालिक में से एक है जो इस वक्त इसराइल और फलस्तीन जंग के दौरान वाज़े तौर पर हक की तरफ खड़े हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि वो फलस्तीन के साथ हैं और इसराइल के खिलाफ। इस मुल्क की हुकूमत ने एक वाज़े स्टैंड ले रखा है। उर्दन में बादशाहत है और वहाँ के बादशाह का नाम अब्दुल्ला है। शाह अब्दुल्ला फलस्तीनियों के लिए नरम गोशा रखते हैं। यही वजह है कि मशरक़ वुस्ता में जितने भी फलस्तीनी पनाह गज़ीन हैं, इनमें सबसे बड़ी तादाद 40% सिर्फ उर्दन में ही है, जिनको शाह अब्दुल्ला ने अपने मुल्क में पनाह दी है। उनको घर का एहसास दिया है और उन्हें यकीन दिलाया कि ये फलस्तीन के हक में उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। और शायद इसकी वजह यह है कि उर्दन की मलिका, जिनका नाम रानिया है, इनका ताल्लुक भी फलस्तीन से है। नाज़रीन, यहाँ एक और बात का भी तस्करा करना जरूरी है कि मगरबी मीडिया इस जंग में पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और फलस्तीनियों को बिलखुसूस हमास को एक दहशतगर्द तंजीम बनाकर पेश कर रहा है। मलिका रानिया से भी CNN की एक एंकर ने इंटरव्यू किया और उसने इस इंटरव्यू में कई मरतबा अपने अल्फाज मलिका रानिया के मुंह में डालने की कोशिश की, मगर मलिका ने निहायत शाइस्तगी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कई मौके पर इस इंतहाई सीनियर एंकर को लाजवाब भी कर दिया। आपको इस सारे इंटरव्यू का, जो कि अंग्रेजी में हो रहा था, उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके बताते हैं। इस खातून एंकर ने पहला ही सवाल जो किया वो ये था कि एक फलस्तीनी होने के नाते और एक माँ होने के नाते 7 अक्टूबर के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। नाज़रीन, मलिका रानिया ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं आपको इस गम, दर्द और सदमे का एहसास बयान नहीं कर सकती जो उर्दन में मौजूद सब लोग महसूस कर रहे हैं। हम सब इस गम में मुत्तहिद हैं। हर रोज गजा से जो तस्वीर और वीडियोस आती हैं, हम में उन्हें देखने की भी हिम्मत नहीं होती। सोने से पहले और जागने के बाद हमारे साथ बस गजा की तबाही आती है। मैं इस चीज का एहसास भी नहीं कर सकती जो कुछ फलस्तीनी माओं पर बीत रही है। हमने फलस्तीनी माओं को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों के हाथों पर उनके नाम लिखने पड़ने हैं, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी इजरायली बम या मिसाइल गिरने से उन बच्चों की लाशों में तब्दील होने का डर होता है। तो पहचानने के लिए माएं बच्चों के हाथों पर उनके नाम लिख रही हैं। मैं दुनिया को सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि फलस्तीनी माएं अपने बच्चों से इतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी दुनिया की कोई दूसरी माँ, और इनके लिए इस सब से गुजरना नाकाबिले यकीन है। और उर्दन समेत मशरक़ वुस्ता के लोग इस तबाही पर दुनिया के रद्द अमल से हैरान और मायूस हैं। और पिछले 2 हफ्तों से हमने एक दोहरा मयार देखा है। 7 अक्टूबर को जो हुआ, इसके फौरी बाद दुनिया इसराइल के साथ खड़ी थी। दुनिया ने इसराइल के हक के दिफा को तस्लीम किया और हमले की मजम्मत की, मगर इसके बाद जो कुछ फलस्तीन में हुआ, इस मामले में बिल्कुल खामोशी है। कुछ ममालिक सिर्फ तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फलस्तीन में हजारों लोग शहीद हो चुके, मगर दुनिया इनकी मजम्मत के बजाय फिर भी इसराइल की हिमायत ही करती जा रही है। हमें बताया जा रहा है एक खानदान को मारना गलत है, लेकिन क्या फलस्तीनियों के खानदान नहीं है? उनके पूरे के पूरे कुंबे उड़ाए जा रहे हैं और ये अरब दुनिया के लिए हैरान कुन है। पहली बार दुनिया में ऐसी बर्बरियत देखने को मिली है और दुनिया जंग बंदी की बात ही नहीं कर रही। और हमारे खित्ते के लोग मगरबी दुनिया के इस रवैये को देख रहे हैं कि कैसे वो इस मुल्क की हिमायत कर रहे हैं जो हजारों बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद कर चुके, और मगरब इसकी हौसला अफजाई और मजीद जंग बंदी कर रहा है। ये बहुत ही खौफनाक और मायूस कुन है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चले कि खातून एंकर एक इजरायली बयानिया बनाने के लिए स्क्रीन पर बैठी थी और इसके पहले सवाल का मकसद भी यही था कि 7 अक्टूबर को जो हुआ इस पर आप क्या कहती हैं। और 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से रॉकेट फायर हुए थे, मगर मलिका रानिया ने सवाल की अनसुनी करते हुए मगरिब को आईना दिखा दिया। इस पर एंकर ने बात काटते हुए कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमास ने पहले इसराइल पर हमला किया था और इजरायली शहरी निहायत खौफ और सदमे के शिकार हैं। जो इनके साथ हुआ वो होलोकॉस्ट के बाद से अब तक कभी नहीं हुआ था। उनके दिल दहल चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 7 अक्टूबर को आपने कैसा महसूस किया था? You know, the Israelis are shocked to their core. The grief, you know, what happened to them has never happened in that way since the Holocaust. And they are shaken to their core, as I said, and the grief. I just want to get from you what you felt on October 7th. मलिका रानिया ने इस एंकर की बात का मतलब समझ लिया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि इजरायली बहुत सदमे के शिकार हैं। उर्दन ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर दिया। हम किसी भी शहरी के कत्ल की मज़म्मत करते हैं, फलस्तीनी हो या इजरायली, और ये वो मौक़िफ़ है जिस पर उर्दन अखलाकी तौर पर खड़ा है। और इस्लाम में भी यही तलकीन है। इस्लाम आम शहरियों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। और मेरे शौहर ने हाल ही में हजरत उमर के मुआहदे का जिक्र किया जो 15 सदरियों कबल यरूशलेम के दरवाजे पर किया गया,
जिस में मुसलमानों को हुक्म दिया गया था कि वो किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को नहीं मारेंगे, न उन्हें तकलीफ देंगे, न कोई दरख्त तबाह करेंगे, न पादरियों को नुकसान पहुंचाएंगे। और हमारा आज भी यही मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए, मगर ये फिर सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू न करें। जो भी जंग में है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, ये सब पर लागू करने की जरूरत है। 7 अक्टूबर का दिन इजरायलियों के लिए बहुत सदमे वाला होगा, मगर इसके बाद फलस्तीन में जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत क्यों नहीं की जा रही? मेरा यह मानना है कि ये तनाज़ा अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ, जैसा कि मीडिया पर और मगरबी दुनिया में बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू हुई, ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं। असल में तो दीवार और बाढ़ के दूसरी तरफ मौजूद फलस्तीनियों के लिए 75 सालों से जंग कभी रुकी ही नहीं। ये 75 साल पुरानी कहानी है, फलस्तीनी अवाम की मौत और बेघर होने की कहानी। ये सेहूनी रजीम के फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जे की कहानी, जिसमें ये जालिम हुकूमत फलस्तीनियों के घर मिस्मार करती है, जमीनें जब्त करती है, उनके इलाकों में दरअंदाजी करती है। आपको भी यकीनन इस सब का इल्म होगा कि कैसे जौहरी हथियारों से लैस एक हुकूमत निहत्थे फलस्तीनियों को दबा कर रखती है और हर रोज फलस्तीनियों पर ऐसे ऐसे मजालिम करती है कि जिनकी वीडियोस तक मौजूद हैं। ये चीजें क्यों मीडिया नहीं बताता? Demolishes houses, confiscates lands, military incursions, night raids. You know, the context of a nuclear-armed regional superpower that occupies, oppresses, and commits daily documented crimes against Palestinians is missing from the narrative. नाज़रीन, ये सुनकर इस एंकर ने फिर मलिका की बात काटी और बोलने लगी कि आपने बहुत से ऐसे अल्फाज अदा किए जो अरब दुनिया में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे जालिम हुकूमत, सेहूनी वगैरह, और आपको इस पर इजराइल और उनके हामियों से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। आपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि ये दिफा नहीं है। अगर आप काबिज फौज हैं और गजा की तबाही के जिम्मेदार हैं, और आपने 2009 की एक वीडियो शेयर की और लिखा कि ये दिल दहला देने वाला है, कभी तक गजा की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। क्या आप समझती हैं कि आपको ये बोलने का हक था, क्योंकि आप उर्दन की मलिका हैं और उर्दन का इजराइल के साथ अमन का मुआहिदा तय है? But you know that you are going to come under a lot of criticism from Israel and its supporters. And I'm wondering whether you're coming out to speak. But let me just emphasize, I know you have a particular voice, you know, as Queen of Jordan, in a country that has a peace treaty with Israel, to speak up. नाज़रीन, क्वीन रानिया ने वाज़े अल्फाज में उस एंकर से कहा कि मेरे अल्फाज में कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी के खिलाफ हो। मैंने जो पोस्ट की थी वो इंसानियत के लिए थी। ये प्रो इजरायली और प्रो फलस्तीनी होने की बात नहीं, ये इंसानियत के साथ खड़े होने की तरजीह है। और मैं ये फिर कहती हूँ कि फलस्तीनी अवाम एक तवील अरसे से जबर और गैर इंसानी सलूक का सामना कर रहे हैं। उन्हें जेलों में डाला जाता है, हरासा किया जाता है, अपने ही मुल्क में उन्हें कहीं आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पूरे गजा में 500 से ज्यादा चौकियां बनी हैं। एक अलहदगी की जंग जारी है। दुनिया ने फलस्तीनी सरजमीन पर इजरायली बस्तियों की जारहाना तौसी देखी है। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को तार तार किया गया, और आप कह रही हैं कि सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ हमास के 7 अक्टूबर के हमले पर तवज्जो दी जाए और इजराइल को दिफा का हक तस्लीम किया जाए। ये एक ऐसा मसला है जो हमास से बहुत पहले है और हमास के बाद भी जारी रहेगा। ये आजादी और इंसाफ की लड़ाई है। this is a problem that far precedes Hamas and will continue after Hamas. This is a fight for freedom and for justice, and that is what needs to be heard. नाज़रीन, इस एंकर ने एक और सवाल किया और कहा कि मैं आपका इबहाम दूर कर देती हूँ। सऊदी अरब के एक टीवी पर सहाफी ने कहा कि हमास ने जो किया इसके बायस दुनिया ने फलस्तीनी कौज से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसने कहा कि हमास ने जो कुछ किया वो गजा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? Quite a brave, I think she's Saudi anyway, a journalist on the Saudi television network Al Arabiya, took this and hammered Khalid Mashal, the former head of Hamas, and said to him, the butchery, well, that's my word, but she said what everybody's seen on their screens has, you know, turned the world away from the Palestinian cause. And just to expand, people are saying Hamas and what it did has brought this down on these poor people of Gaza. Do you accept that? मलिका रानिया ने इस बात पर जवाब दिया कि मैं इस चीज पर यकीन करती हूँ कि जो कुछ उस सऊदी सहाफी ने कहा, मेरा यकीन है कि ये कहानी तशद्दुद की है जो कई दिहाइयों से जारी है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। हमें ये जानने की जरूरत है कि हर मुल्क को दिफा का हक हासिल है, मगर इजराइल जो कर रहा है वो अपना नहीं बल्कि असल में कत्लेआम है।
2 हफ्ते में 6000 आम शहरी जान से गए, जिनमें 2400 बच्चे हैं। ये कैसे दिफा है? ये तो कसाईयों वाला काम किया जा रहा है। अंधाधुंध बमबारी हो रही है, फास्फोर्स बम फेंके गए, पूरे के पूरे खानदान मिट गए, गली मोहल्लों का सफाया हो चुका, अस्पतालों, स्कूलों, गिरजाघरों, मसाजिद, सहाफियों, मेडिकल स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों को भी बमबारी में शहीद किया गया। ये कौन सा दिफा है? ये क्यों होता है जब भी इजराइल कोई भी ऐसा जंगी जुर्म करता है उसको इसका हक दिफा कहा जाता है, और जब फलस्तीनी कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर करें तो इसको फौरी दहशतगर्दी से तामीर करने लग जाते हैं। क्या दहशतगर्दी का लफ्ज सिर्फ मुसलमानों और अरबों के लिए मखसूस है? जब आप कहते हैं कि इजराइल को दिफा का हक है तो इसमें वो झूठ छुप जाता है जो इजराइल 7 दहाइयों से बोल रहा है। इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की 30 से ज्यादा करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा। दुनिया का दोहरा मयार देखकर बहुत मायूसी हुई है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ इसकी शदीद मजम्मत की गई। क्यों 7 अक्टूबर के बाद इतने दिन गुजर गए? इसी वक्त दुनिया ने जंग बंदी के लिए कोशिशें क्यों नहीं की? क्यों अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल को हथियार देंगे? क्यों अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इजराइल हमले रोके? अमेरिका ने क्यों झूठ बोला कि फलस्तीनियों ने बच्चों के सर कलम किए? और खुद इजरायली फौज ने कहा कि इनके पास इस बात का सबूत नहीं है, ये तासुब है। नाज़रीन, मलिका रानिया ने एंकर को आईना दिखाया और कहा कि आपके अपने चैनल CNN ने भी एक झूठी खबर को चलाया, इजरायली बच्चों को कत्ल किया गया। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि अगर फलस्तीनी ऐसा कहें कि इजरायलियों ने हमारे बच्चों को मारा तो आप इसको तस्दीक किए बगैर शाया कर देंगे? इतना सुनने के बाद CNN की इस एंकर ने पकड़ाई न दी और कहा कि हमारे रिपोर्टर्स ने जब ये खबर दी तो उन्होंने लाशें देखी होंगी, मगर आप मुझे बताएं कि आपके शौहर शाह अब्दुल्ला ने कहा कि हम मजीद फलस्तीनियों को उर्दन में नहीं आने देंगे। ये एक सुर्ख लकीर की तरह है। मलिका रानिया ने कहा कि आपकी बात सही है, शाह अब्दुल्ला ने ऐसा कहा, मगर उन्होंने कहा था कि हम फलस्तीनियों को इधर उधर बसाने की बजाय एक मुस्तकिल हल करना चाहिए, एक 2 रियासती फार्मूले पर अमल होना चाहिए। फलस्तीन के लोगों को दोबारा नकल मकानी पर मजबूर नहीं करना चाहिए। कैसे हो सकता है कि अपने घर छोड़कर किसी को भी किसी और मुल्क में जाने पर मजबूर किया जाए? उस वक्त कम से कम 1 मिलियन फलस्तीनी अपने घरों से बेघर हो चुके। फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर रहने का हक है। शाह अब्दुल्ला ने इसलिए कहा कि वो जबरदस्ती मुंतकली के खिलाफ है। फलस्तीनियों के पास हक होना चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं। दुनिया उनके बारे में फैसला करने वाली कौन होती है? मलिका रानिया का कहना था कि दुनिया भर के मुसलमान फलस्तीनियों का दर्द महसूस कर रहे हैं, मगर जब वो फलस्तीन के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन्हें भी दहशतगर्दों के हमदर्द और यहूदियों के मुखालिफ कहा जाता है। ये दोहरे मयारात हर रोज देखने में आ रहे हैं और मगरबी मयारात के बायस दुनिया भर में लोगों में मायूसी फैल रही है। नाज़रीन, मलिका रानिया ने इस बात पर जोर दिया कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है। जंगें कभी नहीं जीती जाती, वो दोनों तरफ का नुकसान करती है। जंग की फतह महज एक अफसाना है जिसे सियासतदान बनाते हैं, और यह फतह का बयानिया सिर्फ और सिर्फ बेपनाह जानी नुकसान के जवाब के तौर पर बनाया जाता है। जब इजराइल हमास के आखिरी रुकन को भी मार देगा तो फिर भी मज़ाहमत की एक नई नस्ल जन्म लेगी और फिर ये तशद्दुद आज से भी ज्यादा होगा। आखिरकार इस मसले का सिर्फ सियासी हल ही है, और मेरे शौहर ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के बगैर किसी मसले का हल मुमकिन नहीं है। इजराइल को मुहलिक हथियार थमाना सिर्फ और सिर्फ तनाज़े को बढ़ाना है। मसाइब को तूल देने और गहरा करने से कोई मसला हल नहीं होता। आखिरकार मसला मुज़ाकरात के जरिए ही हल होना है, तो आज क्यों न कर लिया जाए। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।